ठीक है। वेबर्स लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं। सन 1834 में वेबर का नियम आया। अब वेबर का नियम कहता है डेल्टा एस बाय एस इज इक्वल टू के। इसका क्या मतलब है? डेल्टा एस मतलब इंक्रीज इन स्टिमुलस, और एस मतलब स्टिमुलस वैल्यू, और के मतलब वेबर्स रेशियो। ठीक है, तो उसी को पता करना है कि यानी कि स्टिमुलस का जो वैल्यू है उसके अनुपात में जो इंक्रीज हो रहा है, दोनों की अगर तुलना करें तो दोनों की तुलना में क्या वैल्यू आता है। डिवीजन का मतलब क्या है? एक तरीके से दोनों की तुलना कर रहे हैं, है ना। यानी कि इसको अगर इस तरीके से लिखा जाए, ठीक है, इधर लिखते हैं, डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा? एस इंटू के हो जाएगा, है ना। डेल्टा एस बराबर एस इंटू के, यानी कि एस को और कितना से हम लोग गुना करें कि डेल्टा एस आ जाए। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, के इज इक्वल टू जो है डेल्टा एस बाय एस तो आ ही गया अपने आप। इसको मैथमेटिकली आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना है कि जे एन डी का मतलब क्या है? जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस, एकदम वो मिनिमम वैल्यू स्टिमुलस का जिस चेंज को, मिनिमम चेंज ऑफ स्टिमुलस जिसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जे एन डी, यानी कि जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। जस्ट नोटिसेबल, इसमें क्या कह रहा है कि जस्ट मतलब एकदम जरा सा, तुरंत जिसको नोटिस हम लोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो जस्ट नोटिसेबल की जब बात है तो इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमम वैल्यू की यहाँ पे बात है। क्या मैक्सिमम वैल्यू की बात होगी? नहीं। जब भी बात होगी हमेशा किस वैल्यू की बात होगी? मिनिमम वैल्यू की बात होगी, क्योंकि जे एन डी की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे लाइट बल्ब का एग्जांपल दिए थे कि 200 ल्यूमन का लाइट बल्ब है, और उसको 201 ल्यूमन हमने कर दिया। ठीक है, 201 ल्यूमन कर दिया। अब 201 ल्यूमन उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी, तो क्या हम लोग का आंख डिटेक्ट कर पाएगा क्या एक ल्यूमन को? कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? मान लीजिए कि 210 ल्यूमन जब हुआ तब जाके आंख ने डिटेक्ट किया कि हाँ थोड़ा सा लाइट बढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 210 बाय 210 बढ़ने के बाद जो है, सॉरी, नीचे क्या था? स्टिमुलस। स्टिमुलस का जो वैल्यू था और कितना स्टिमुलस बढ़ा है, तो पहले का स्टिमुलस कितना था? डेल्टा एस, और एस के जगह पर देखिए, बीच बीच में इन लोगों का क्लास लेफ्ट होते रहता है, फिर बाद में कहेंगे समझ में नहीं आया। चलिए, डेल्टा एस बाय एस का क्या है कि एस में हम लोगों ने देखा 200 स्टिमुलस, ठीक है, और डेल्टा एस में हमने देखा 210, तो 210 बाय 10 इक्वल टू निकल जाएगा के। सिंपल है, तो के को हम लोग कहेंगे वेबर्स रेशियो। ठीक है, इसी पे एक न्यूमेरिकल छोटा सा देखते हैं हम लोग, विजुअल परसेप्शन ऑफ ब्राइटनेस। ठीक है, हाँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 200 कैंडेला के बल्ब की रोशनी कम से कम कितनी बढ़ाई जाए कि आंख अंतर कर पाए, पहले और नई वाली रोशनी में। ठीक है, के का वैल्यू दिया हुआ है 0.01, ठीक है, और आपका एस का जो वैल्यू दिया हुआ है 200। अब निकालिए इसको सेम फॉर्मूला पे रख के। नहीं निकालिए, पहले आप लोग देखिए कैसे बनाएंगे, बताइए कोई, उसी फॉर्मूला पे रखना है। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को देखा, 200 कैंडेला के बल्ब की रोशनी कम से कम कितनी बढ़ाई जाए कि आंख अंतर कर पाए। ठीक है, अंतर कर पाए, तो इसमें आपको के जो है ना दिया हुआ रहेगा, के इक्वल टू 0.001 है, और पहले से एस कितना है 200, तो डेल्टा एस यानी कितनी बढ़ाई जाए, चेंज इन डेल्टा एस का मतलब क्या था? इंक्रीज इन स्टिमुलस, स्टिमुलस को कितना बढ़ाया जाए ये पता करना है। देखिए एस बराबर 200, के इक्वल टू 0.01, डेल्टा एस बराबर, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला पे पुट किए, यहाँ पे पुट करके एक्स, इसको मान लेते हैं डेल्टा एस को, एक्स बाई 200 इक्वल टू 0.001, तो अब क्या होगा? 0.001 इंटू 200 मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट उड़ा के नीचे 100 आया, 100 इंटू 2 ऐसे आया तो 2, रोशनी को 2 कैंडेला बढ़ाना पड़ेगा, यही हो गया आंसर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ठीक है, तो डेल्टा एस बराबर 2, कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में क्या हो सकता है कि चेंज हो सकता है कि डेल्टा एस और एस के जगह पे कभी डेल्टा एस दे दिया, एस दे दिया, मान लीजिए कि ऊपर वाला वैल्यू दे दिया हमको कि डेल्टा एस, एक बल्ब की रोशनी को 2 कैंडेला बढ़ाया गया है। ठीक है, वेबर रेशियो इतना है, तो बताइए पहले बल्ब की रोशनी
के बल्ब में एक कैंडेला रोशनी उसकी बढ़ाई जाती है, तो बताइए वेबर्स रेशियो क्या होगा, वो भी आप बता सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, आप यही वाला एग्जाम्पल आप लोग लिख के कॉपी में बना लीजिए और प्रैक्टिस PYQ और उन सब में देख करके कराएंगे, क्योंकि ये इतना ही सिंपल है कि हमको लग रहा है अब इसका क्या प्रैक्टिस कराया जाए। क्वेश्चन लिख लीजिएगा तो बताइएगा, आगे कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो जाएगा तो बोलिएगा आगे बढ़ने, ठीक है। अब क्या है कि ध्यान रखना है कि अलग अलग इंद्रियों के लिए वेबर्स रेशियो अलग अलग होता है और समान इंद्रियों के लिए समान होता है। मतलब आंखों के लिए जो होगा, जैसे वेबर रेशियो, जैसे आंख है, दृष्टि की बात होगी, तो लगभग क्या होगा, समान होगा। समान बराबर नहीं होगा, समान कह रहे हैं, मतलब लगभग लगभग एक रेंज में। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति व्यक्ति पे भी डिपेंड करता है, उसके उम्र पे भी डिपेंड करता है, आपके सेल्स के हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप बचपन से सूर्य की रोशनी को एकदम लगातार आंख खोल के देखते आ रहे हैं, तो आपका कॉर्निया के सेल्स जो है ज्यादा डैमेज होंगे अन्य किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा जो अंधकार में ज्यादातर रहा है, ठीक है। ये इसका नोट कर लीजिए, ये सर न्यूमेरिकल, पीछे कीजिए ना। ठीक है। एक सेकंड हम आते हैं, पानी में हो गया, आगे बढ़ाएं क्या? जी सर। अब k इक्वल टू 0.1 जो है ना, वेबर्स रेशियो था विजुअल परसेप्शन ऑफ लाइट के लिए, ये इसके लिए था। तो इसके लिए वेबर्स रेशियो का वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हर एक इंद्रिय के लिए अलग अलग होता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आदमी वेबर्स रेशियो याद रखेगा सारा इंद्रियों का। न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसमें ये दिया रहता है वेबर्स रेशियो। तो आपको निकालना क्या होगा, डेल्टा एस या एस। नहीं दिया होगा तो दोनों दिया होगा, वेबर्स रेशियो निकालना होगा। आज क्लास में दिव्या नहीं है, एक, और निधि नहीं है, दो, निकेता नहीं है, तीन, और कौन नहीं है, और तो हाँ बाकी तो है। आज की पता नहीं रिकॉर्डिंग भी कैसी आएगी, सुबह हम ट्रेन में है तो उसको नेटवर्क का इशू आ रहा होगा। अच्छा, हो गया सर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या एक चीज में इशू है, कि हर इंद्रिय के लिए क्या है, वेबर्स रेशियो अलग अलग हो गए। इंद्रियों का मतलब सेंसरी ऑर्गन, ठीक है।
आंखों के लिए अलग, कान के लिए अलग, स्मेल जो है स्मेल के लिए अलग, टेस्ट के लिए अलग। तो ये क्या है कि स्पेसिफिटी है, यानी कि स्पेसिफिक है, वेबर रेशियो हर एक इंद्रिय के लिए अलग अलग होगा, लेकिन इसमें जनरलिटी नहीं है। मतलब कोई एक ऐसा नंबर नहीं है वेबर्स रेशियो जो कि सारे इंद्रियों के बारे में एक चीज बता पाए कि हाँ सारे इंद्रियों के बारे में एक नंबर को लेकर के है, ठीक है। तो ये जो एक थ्योरी थी, ठीक है, वेबर्स रेशियो जो वेबर साहब ने निकाली, तो वेबर साहब की ये थ्योरी साइंटिफिक दृष्टिकोण से तो बहुत ठोस थी, लेकिन फेचनर साहब को क्या हुआ कि ये पसंद नहीं आया। वे बोली कि यार हर एक इंद्रिय के लिए अलग अलग है, तो क्या है, कैसे कोई याद रखेगा, कोई ऐसा एक कॉमन नंबर की तलाश में निकालते हैं, कुछ ऐसा कॉमन खोजते हैं जैसे कि पता चले। तो वो क्या किया ना कि स्पेसिफिक लाओ, वेबर्स रेशियो क्या था, स्पेसिफिक लाओ था। इंपॉर्टेंट ये बात याद रखनी है, ठीक है। रूट बात ये है कि वेबर्स रेशियो अलग अलग इंद्रियों के लिए अलग अलग है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इनको चाहिए था एक सामान्य नियम, एक जनरल ऐसा नियम जो कि सारे इंद्रियों पे लगाया जा सके। तो फेचनर महोदय जो है उसकी खोज में निकल पड़े, इनको जनरलिटी चाहिए थी स्पेसिफिसिटी के अलावा। मतलब ये उस दौर हुआ करता था ना, ये वो समय हुआ करता था विज्ञान का जब लोग ना कुछ ऐसी मैजिकल थ्योरीज की तलाश कर रहे होते, जो उनको लगता था कि कोई एक थ्योरी हो, एक गाइडिंग प्रिंसिपल हो, जैसे लाइक वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तरह वर्क करे, उस थ्योरी को दुनिया में हर चीज पर लगाया जा सके। पर ये आप अपनी सुविधा के लिए कर सकते हैं, पर अगर विज्ञान बेसिकली एक एक चीज को अच्छे से अगर डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है, तो वो भी ठीक है। लेकिन एक समय ही ऐसा था कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश हर फील्ड के लोगों की थी, कुछ ऐसा थ्योरी निकले जिससे हर कुछ बताया जा सके, डिस्क्राइब किया सकते हैं। अब ये पता नहीं क्या था, उस टाइम पे ऐसा ही लोगों के मन में हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया कि वेबर के नियम के आधार को लेते हुए इन्होंने उसको थोड़ा रूपांतरित किया, ठीक है। सर एक बार बैक कीजिएगा। हाँ। वेबर्स के रेशियो में स्पेसिफिसिटी थी, यानी विशिष्टता एक इंद्रिय विशेष के लिए था, पर जनरलिटी नहीं थी, ये चीज थी। इस कारण से जनरलिटी की खोज में निकल पड़े फेचनर महोदय। हाँ हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं वेबर फेचनर लॉ। तो इन्होंने क्या किया कि वेबर के काम को बेस बना करके अपना जो है लॉ निकाल दिया, ठीक है। वेबर फेचनर लॉ कहते हैं, जिसमें इन्होंने लॉगारिदम का यूज किया, लॉग का यूज किया, के लॉग आर, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं पूछा जाता यूजुअली, क्योंकि लॉग हम लोग के सिलेबस में नहीं है, हम लोग पढ़ते नहीं है। अगर कभी कभार दौरा पड़ गया एक क्वेश्चन सेट करने वालों को, ठीक है, और उन्होंने दे दिया इस पे न्यूमेरिकल, छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन इन जनरल क्या होगा, केवल फॉर्मूला लिख लीजिए, एस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय लॉग आर, ठीक है। जहाँ एस बराबर सेंसेशन है, के बराबर कांस्टेंट है, और आर बराबर स्टिमुलस है। के क्या है, वेबर का जो है कांस्टेंट था, याद है आप लोगों को, और आर बराबर स्टिमुलस है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग की दो चीज है, एक सेंसेशन और एक स्टिमुलस है, और वहां पे स्टिमुलस था और चेंज इन स्टिमुलस है, ये अंतर है दोनों में। अब एग्जाम में क्या आ सकता है, फॉर्मूला आ सकता है, सिंबल आ सकता है कि किस कौन सा इसमें जो है ना किस सिंबल के लिए आता है। जैसे वेबर फेचनर लॉ में पूछ दिया कि के किस चीज के लिए, एस किस चीज के लिए, तो अब एस मतलब वेबर फेचनर लॉ में एस मतलब सेंसेशन है। नोट करने की बात ये है, इसको हम घेर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेबर फेचनर लॉ में एस बराबर सेंसेशन है और आर बराबर स्टिमुलस है। और केवल वेबर्स लॉ में क्या था कि एस बराबर स्टिमुलस था, वहां सेंसेशन की चर्चा ही नहीं थी। तो वेबर फेचनर्स लॉ में अगर पूछा जाए कि क्या नया चीज ऐड हुआ, कि क्या नई चीज ऐड की गई, तो आप लोग का आंसर होगा ये सेंसेशन नया चीज ऐड किया गया, ठीक है। तो ये चीज है। क्या कैसे आपका माइक ऑन रह गया। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेबर फेचनर लॉ ने क्या नया ऐड किया। वेबर फेचनर लॉ जो है वो एक जनरल लॉ था सेंसरी इनपुट का, जो संवेदी इनपुट हम लोग को मिला है, जो संवेदी इनपुट मतलब सेंसरी इनपुट जो हम लोगों को मिले, जो सेंस ऑर्गन्स इंद्रियों ने जो इनपुट्स रिसीव किए, जैसे कान ने जो साउंड वेव्स को, उससे ईयर ड्रम जो हिला, ठीक है, सेंसरी इनपुट, उसका जो इनपुट हम लोग के ब्रेन में आया।
आईज ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको हम लाइट कहते हैं उसको देख करके जो मस्तिष्क को सिग्नल दिया, ऑल सच इन उसका जनरल लॉ था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंद्रियों की अगर बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट सेंसरी ऑर्गन्स, तो इनमें से कौन सा नियम स्पेसिफिक सेंसेस की बात करता है, विशिष्ट इंद्रियों की बात करता है, वेबर फेचनर लॉ या वेबर लॉ? तो क्या बोलेंगे आप लोग? आंसर होगा सर एक बार वेबर। फिर से पूछिएगा। पिछला जब हम लोग एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि उसके दो रेस्पॉन्सेज है, क्वेश्चन ये है कि वेबर फेचनर लॉ और वेबर लॉ में कौन सा नियम विशिष्ट इंद्रियों की बात करता है? लेबर लॉ हो गया। वेबर लॉ करता है, ठीक है। और जनरल अगर जो है जनरल सेंसरी इनपुट की बात करता है, विशिष्ट इंद्रियों की बात नहीं करता है, तो वो कौन सा होगा? वेबर फेचनर लॉ, ठीक लेबर है। फेशनर लॉ। हाँ, तो ये चीज है कि फेचनर ने क्या किया, जनरलाइज किया, और वेबर ने स्पेसिफाई किया था। अब ये एक हम रोचक सा ऐसे माइंड एक्सरसाइज थोड़ा सा रिसर्च मेथड का बीच में आप लोगों को रिपीट करने के लिए उस टाइम बनाए थे, क्योंकि रिसर्च मेथड और ये साथ साथ चला रहे थे, तो चलिए आज भी रिपीट कर लेते हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ जो खाली है उसके उसमें आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एक एक करके सब लोग अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले चांदनी, सामने क्वेश्चन है, आंसर है, और नोट नीचे है कि बदले हुए वक्त में एक से ज्यादा भी हो सकती है वो जो आंसर है समय के हिसाब से। तो बताइए, हर सफल व्यक्ति के पीछे होती है एक डैश। चलो अपने से ही बता दो यार, जिसको इसको आंसर बताना है। सर हर सफल व्यक्ति के पीछे तो सबका अलग अलग कारण हो सकता है। आपका क्या लग रहा है रिस्पांस? दो नोट भी दिया हुआ है और सामने भी है। सर अधूरा सपना। ठीक है, दूसरे सर सफल व्यक्ति का साथ। ठीक है, सर फैमिली सपोर्ट। ठीक है, और चलिए, आज की क्लास में कोई नहीं बोलेगा। हाँ, मम्मी पापा, ठीक है। आज की क्लास में कोई नहीं बोलेगा क्योंकि ये पहली एक्सरसाइज रिपीट हो चुका है। लास्ट टाइम जब कराए थे तो सबने कहा था एक प्रॉब्लम होती है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सफल बनते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि जिन लोगों ने एक एक चीज कहते हैं फैलेसी। फैलेसी क्या होता है? एरर इन थिंकिंग, मिस्टेकन रीजनिंग, जो लॉजिकली सही लगती है पर होती नहीं है। बट चूंकि आप लोग रिसर्च मेथड और इन चीजों को पढ़ चुके हैं बहुत हद तक, तो अब आप लोग लॉजिकली सोचने लगे हैं। ये एक्सरसाइज शुरू के टाइम में था, जब आप लोग उसको अच्छे से नहीं पढ़े थे, तो उस टाइम पे जब लोगों को दिखा दिया जाएगा तो यहाँ पे आता है आंसर कि स्त्री या औरत ऐसे बोलते हैं। अब इससे क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि समस्या, आप कह रहे हो स्त्री, तो आपका दिमाग ना मिस्टेकनली रीजनिंग लगाएगा कि औरत बराबर समस्या, क्योंकि कई बार आप लोगों ने गलत वे में लोगों से सुना भी होगा, मतलब ऐसे हंसी मजाक के वे में, जो कि नॉन साइंटिफिक है लिटरली, और एक कूड़ा वाला बात है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसे करके क्या आपका दिमाग लगा, हाँ औरत बराबर समस्या, आप हंसी की बात बोल रहे। रीजनिंग के हिसाब से ये टोटली गलत है। अनुभव के आधार पे गलत है या सही है पता नहीं, हमको उतना अनुभव नहीं है, हम नहीं बता सकते अभी। तो ये हुआ एक लॉजिकल हीव ऑफ पॉइंट। अगर हम अनुभव के आधार पे हम इसको कहते हैं कि नहीं, अनुभव के आधार पे भी गलत है, तो भी हम गलत होते हैं, क्योंकि इस चीज का हमको अनुभव नहीं है फॉल्सिफाई करने का। तो एक छोटा सा साइंटिफिक थिंकिंग का ये एक्सरसाइज था, ठीक है, कि अगर हमको जिस चीज का अनुभव नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम उसको फॉल्सिफाई भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपको किसी चीज का अनुभव नहीं होगा, तो आप उसको सिर्फ प्रिडिक्शन के आधार पे फॉल्सिफाई नहीं करेंगे। रीजनिंग के आधार से आप देखेंगे कि हाँ वो सही हो सकता है कि गलत हो सकता है। तो रीजनिंग और लॉजिक के हिसाब से क्या लग रहा है? तो गलत ही लग रहा है कि कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, सुनी सुनाई बात है। तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज था, इस बीच में हमने रखा था। तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त अनुभव की कमी, शोध का अभाव, और अगर सेकेंडरी डेटा है ना, तब हम लोग भी जानेंगे कि ये कम है किसी भी निष्कर्ष पे हम लोग को पहुंचने के लिए।
चलिए, ये तो हो ही चुका है। ये साइकोफिजिक्स यहाँ तो हम लोग पढ़े थे ना, ये वाला। जी सर, ये भी तो पढ़े। ठीक है, एक बार इसको रिपीट करके हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो साइकोफिजिक्स में क्या है कि हम लोग देखें कि साइकोलॉजी के क्या है, दो रूट्स हैं। दो रूट्स हैं, एक तरफ जो है हम लोग का साइंटिफिक रूट्स है और एक तरफ फिलोसफिक रूट है। फिलोसफिकल रूट जो है उसमें दर्शन आता है, अध्यात्म आता है, समाज विज्ञान आता है, साहित्य आता है। और जो साइंटिफिक रूट्स है उसमें प्रयोग आता है, परीक्षण आता है, गणित आता है, जीव विज्ञान आता है। और ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, और पूरा वो क्या है, एंशिएंट कंसेप्ट है। अब ऐसा नहीं है कि ये दो भागों में विभाजित है, एक तरीके से देखिएगा ना तो इंटरट्वाइंड है। इंटरट्वाइंड का मतलब इस तरीके से है ना, एक दूसरे से गुथ करके ऐसे करके चला आ रहा है, दोनों साथ में पैरेलल बढ़ते जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन पूछना किसने शुरू किया? दार्शनिकों ने। दार्शनिक ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको क्वेश्चन पूछते थे और उस पर चिंतन करते थे, सेब गिरा तो क्यों गिरा। इसीलिए आप प्राचीन जितने भी प्रारंभिक वैज्ञानिक देखिएगा सब लोग दार्शनिक भी हुआ करते थे। और दर्शन और विज्ञान का ऐसे ही संबंध है, ऐसा नहीं है कि दोनों दो अलग अलग भाग हैं। आप सब सरफेस के ढंग से देखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा। अब साइकोफिजिक्स की जब बात आती है तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि फिर जब लोग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से उनका विचार होता है, तो उस टाइम पे साइकोलॉजी के जो प्राचीन रूट्स थे वो पूरे के पूरे फिलॉसफी से रिलेटेड थे। ये फिलॉसफी का सब ब्रांच था। आप लोगों को याद है कि भारत में भी जब आप लोगों ने पढ़ा होगा मनोविज्ञान का इतिहास, तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सबसे अंदर फिलॉसफी डिपार्टमेंट के एक ब्रांच के रूप में, उसके एक सब ब्रांच के रूप में फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंदर खुला था, ऐसे करके शायद, या हट करके उससे। तो साइकोफिजिक्स में जो हम लोग बात करते हैं, तो साइकोफिजिक्स में क्या है, साइको प्लस फिजिक्स। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी में ठीक है हम लोग आते हैं कि स्टिमुलस की बात करेंगे, रेस्पॉन्स की बात करेंगे, फिजिकल इवेंट्स यानी बिहेवियर की बात करेंगे जो कि ऑब्जर्वेबल हो, और मेंटल फंक्शन की बात करेंगे। और फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया कि जब दोनों चीजें मिल गई तो बन गया साइकोफिजिक्स। और वाटसन जो है, वाटसन महोदय का मानना था कि स्टिमुलस ही मनोविज्ञान का मूल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टिमुलस से ही चीजें शुरू हो रही है। बिहेवियर अगर कहीं से शुरू होगा, रिस्पॉन्स कहीं से आएगा, तो कैसे आएगा? जब तक स्टिमुलस नहीं दिया जाएगा तो रिस्पॉन्स आएगा नहीं। तो स्टिमुलस ही मनोविज्ञान का मूल है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि वाटसन महोदय जो है ना, मनोविज्ञान को क्रिया प्रतिक्रिया तक ही समझते थे। एक क्रिया हुई, उसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई। अब वाटसन महोदय ऐसा क्यों समझते थे? क्योंकि वाटसन महोदय जो है बायोलॉजी के फील्ड से बिलोंग करते थे। और बायोलॉजी के फील्ड में आप लोग देखिएगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, रिएक्शन का, कि सेल को ये केमिकल स्टिमुलस मिला तो सेल ने ऐसा रिस्पॉन्स किया, आयन का ऐसे मूवमेंट हुआ, जानवर को ढेला मारे तो जानवर ऐसे रिस्पॉन्स किया। तो उनको लगा कि ये लर्निंग और जो है मेंटल फंक्शन जो है ना, ह्यूमन का बिहेवियर, ये पूरा का पूरा वैसे ही है, उसी का एक विस्तृत रूप है। तो उन्होंने उसको ऐसे ही देखा, जिसको हम लोगों ने बाद में बिहेवियरिज्म समझा। ठीक है, कि बिहेवियरिज्म का रूट क्या है? लर्निंग। और लर्निंग कहाँ से हुआ? स्टिमुलस रिस्पॉन्स जब बार बार रिपीट हो रहा है तो वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, तो उसको हम लोग लर्निंग कहते हैं। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स मतलब आलोचक, उनका कहना था यार साइकोलॉजी अलग चीज है, फिजिक्स अलग चीज है, ये तुमने क्या दोनों को मिला दिया, साइकोफिजिकल मतलब कुछ भी बना दिया है। दही में मतलब ऑमलेट में दही डाल दिया और उसको बोल दिया कि दही ऑमलेट हो गया, मतलब क्या है, कुछ भी कर दिए, ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे दो लोगों में ना वुड्सवर्थ और स्टीवेंस का नाम आ गया। ठीक है, ये दोनों आलोचक थे। इन्होंने कहा कि यार ये तो पूरा का पूरा फिजिकल है, इसमें तो साइकोलॉजी कुछ है नहीं, आप तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये सब कर रहे हो, साइकोलॉजी तो बहुत दूसरी चीजों की बात करता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें साइको वर्ड लगाना ही नहीं चाहिए, कंप्लीट फिजिकल मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। जब आप इसमें साइकोलॉजी जोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये अवैज्ञानिक हो जाता है। तो दिस इज नॉट एट ऑल साइकोलॉजिकल। इसमें साइकोलॉजी आपने जोड़ा कैसे? आप तो बदनाम कर रहे हो साइकोलॉजी को, आप अपना साइंस करो, हमारी साइकोलॉजी को आप क्यों बदनाम कर रहे हो? इस तरीके से चीजें हुई। इसके बाद फिर क्या हुआ, बाद में जो स्टीवेंस महोदय आए 1975 में, उनका जो है ये क्रिटिसिज्म था
कि ये जो है ना, तुमने पूरे के पूरे साइकोलॉजी को मैथमेटिकल बना दिया, मैथमेटिकल फिक्स है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में समेट दिया। साइकोलॉजी से कहीं आगे की चीज है भाई। और उसके बाद तुमने क्या किया, एक कट ऑफ डाल दिया। अब तुमने जो कट ऑफ डाला है, जैसे वेबर्स लॉ में और इसमें जो मैथमेटिकल, तो एक कट ऑफ डल गया। ऐसे आप लोग के नेट का कट ऑफ होता है 170, 172, 174 नंबर अगर गया है कट ऑफ, तो दैट मीन्स क्या कि आपने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया। पर ये कट ऑफ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। आपने अगर एक वेबर्स रेशियो बना दिया कि हाँ, विजुअल परसेप्शन के लिए वेबर्स रेशियो 0.01 है, सबके लिए 0.01 थोड़ी ना होगा। सबकी दृष्टि की क्षमता अलग अलग है, सबके सेल्स अलग अलग वे में काम करते हैं, सबका जेनेटिक मेकअप अलग है, सबका लाइट एक्सपोजर का वो चीज अलग है। तो ये काफी डायनामिक है। और उसके बाद फिर क्या है कि सब्जेक्टिव, इसमें सब्जेक्टिविटी के लिए कहाँ जगह है। अब देखिए, हम लोगों ने क्या देखा, पहले देखा वेबर्स लॉ, उसके बाद देखा वेबर्स फेचनर लॉ। अब इसमें नई चीज आ रही है, और उसमें क्या आ रहा है, नई चीज जो आ रही है उसमें कह रहे हैं कि सब्जेक्टिविटी। पिछले बार आपने क्या किया था, पिछले बार आपने सबसे पहले वेबर्स लॉ के बगल में आप लोग लिख लीजिए डैश दे करके, वेबर्स लॉ के डैश में सब ये चीज स्पेसिफिसिटी यानी विशिष्टता। उसके बाद वेबर फेचनर लॉ के बगल में लिख लीजिए जेनरलिटी, ठीक है। और इसके बगल में लिख लीजिए स्टीवेंस पावर लॉ के बगल में सब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो बोला कि यार सबका तो सब्जेक्टिव है, तो फिर सबका एक कैसे आपने कर दिया नियम, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। बोला कि रुको हम निकालते हैं सॉल्यूशन। अब जिस बंदे ने उसको मैथमेटिकल फिक्स बताया था, बोला था कि ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल तरीका आपने लगा दिया, उसी बंदे ने मैथमेटिक्स से ही इसका एक समाधान निकाल करके दिया, और उस समाधान का नाम था स्टीवेंस पावर लॉ। इसको आप लोग लिख लीजिए। स्टीवेंस पावर लॉ में देखिए एस से क्या है, एस से परसीव्ड इंटेंसिटी है। यही बातें ध्यान रखने की है, ठीक है। कि क्या है परसीव्ड इंटेंसिटी, मतलब परसीव्ड यानी कि जो देखा गया है, ठीक है। और वहां पे क्या हो रहे थे, देखे गए और प्रॉपर इंटेंसिटी में जो है स्टिमुलस इंटेंसिटी में फर्क नहीं किया जा रहा था। यहाँ पे स्टिमुलस का इंटेंसिटी कितना है और देखा गया परखा गया इंटेंसिटी कितना है, दो टर्म आ गया। और एन क्या है, सेंसरी एक्सपोनेंट की सेंसरी जो हम स्टिमुलस दे रहे हैं वो किस अनुपात में बढ़ रहा है, कितने पावर से बढ़ रहा है। तो इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल और फिजिकल काम है, हम लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। और ये पता होना चाहिए कि जब एक व्यक्ति ने एक काम किया, उसके बाद अगले व्यक्ति ने अगला काम किया, तो उसने इस फील्ड में क्या चीज को नया जोड़ा, किस समस्या को सॉल्व किया, ठीक है। तो ये चीज है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक मिनट रुकते हैं, जब नोट किया हो जाए तो बोलिएगा आगे बढ़ने। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला याद रखना। इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला में क्या क्या चीज किस चीज के लिए है उसको याद रखना। पहले का लिखा हुआ है सिर्फ 2 तारीख का। अच्छा, पहले का लिखा हुआ है, आप लोग लिख चुके हैं इसको। हाँ, 2 तारीख 11वां महीना में ही लिखे हैं। अच्छा ठीक है। ये पढ़ाए थे साइकोफिजिक्स की समस्या। देख के बता रहे हैं। नहीं नहीं, पढ़ा तो चुके ही होंगे, चूंकि आज रिवीजन करा रहे हैं। हाँ, ये भी पढ़ा है सर। हाँ पढ़ा तो हाँ, चुके, पढ़ा है सर। लेकिन रिवीजन करा रहे हैं तो इसीलिए। ये हमको लग रहा है कि पिछले क्लास में ना इस तरीके से हम बताए थे क्या कि क्या क्या नया चीज ऐड हुआ है। हमको लगता है ये चीज नहीं बताए होंगे हम, जनरली बताए होंगे कि नया क्या ऐड हुआ, या बताए होंगे तो वो भी ठीक है। चलिए रिवाइज तो हो रहा है। साइकोफिजिक्स की समस्या, कि साइकोफिजिक्स किन समस्याओं का समाधान करता है। तो साइकोफिजिक्स जो जिन समस्याओं का समाधान करता है उसमें से एक चीज है मिनिमम स्टिमुलस वैल्यू, ठीक है। कि कम से कम कितना स्टिमुलस है ना, आपको कितनी जोर से पिन चुभाया जाए कि आपको एहसास हो कि आपको पिन चुभाया जा रहा है। तो ये क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या लाइमेन, लाइमेन का मतलब होता है न्यूनतम सीमा, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कोई भी स्टिमुलस है, पिन को आखिर कितना फोर्स से घुसाया जाए स्किन में जो कि अगले को महसूस हो कि हाँ पिन आया है, ठीक है, चुभ रहा है। तो इसमें क्या चीज का हम लोग पता कर रहे हैं कि हम लोग का बॉडी कितने फोर्स से डाले गए पिन को एक्सेप्ट, मतलब स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है उसके प्रति। तो साइकोफिजिक्स की पहली समस्या है डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट लाइमेन, यानी न्यूनतम, है ना, उद्दीपक के न्यूनतम सीमा की तलाश। पहला प्रॉब्लम ये है, ठीक है, उद्दीपक के न्यूनतम सीमा की खोज। दूसरा क्वेश्चन जो है
अब जो है ये चीज टच रिस्पॉन्स की अगर बात हम लोग करते हैं तो वहां पे आता है सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स, एक पार्ट है जो कि टच रिस्पॉन्स को जो ये चीज करता है, और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है वो भी ब्रेन के इस एरिया में जो है डिटेक्ट होता है, तो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स कहते हैं उसको। अब सोमैटो को याद रखने के लिए जोमैटो रख सकते हैं याद। दूसरा चीज है लिस्ट स्टिमुलस डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलस, कि दो स्टिमुलस के बीच में कितना अंतर होगा। तो कितना अंतर होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंशियल लाइमैन, लिमिट उद्दीपक की न्यूनतम विभेद सीमा। अब है कि दो उद्दीपकों के बीच में हम लोग अंतर कर पाते हैं कि ऐसे दो रंगों के बीच में अंतर कर पाते हैं कि नहीं। कुछ लोग को देखिएगा लाल और भूरा दोनों को लाल ही बोलेगा, और इन सबको बोलेगा सब लाल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग स्टिमुलस के बीच में जो कलर्स क्या है, एक्चुअली में जो हम लोग आंख से जो लाइट को देखते हैं, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, प्रकाश विद्युत तरंगे हैं वो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय, सॉरी, हाँ, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो जो तरंग है, अब तरंग की तो फ्रीक्वेंसी होती है, आप लोग जानते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगे अलग अलग तरह की होगी। तो रंग क्या है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब जो व्यक्ति का आंख उसमें सही से अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि कह रहा है कि सब लाल है। लाल मतलब पिंक भी लाल, ऑरेंज भी लाल, मैजेंटा भी लाल, मैरून भी लाल, सब उसके लिए लाल ही है, उसको अंतर नहीं पता चल रहा। पर अगर जो व्यक्ति कपड़े के काम में है, ठीक है, या फिर कोई लड़की है जिसको कपड़े पहनने का बहुत शौक है, ये सूट पहनेंगे वो सूट पहनेंगे, तो फिर उसको देखिए कलर की पहचान। अब वो अगर बोली पिंक लाने के लिए, पिंक कलर का ले आना जेंट्स को, और जेंट्स गया पिंक कलर ले आने, 4 बार उसको घुमाएगी, पिंक है, ईरानी कलर है, बोला अच्छा ठीक है। फिर लेके आया, ये नहीं है, ये पर्पल कलर है, अरे ये तो मैरून पे चला गया, हम पिंक पे चलेगा, और अंत में लास्टली क्या बोला, यार तुम एक काम करो, जाओ तुम अपने से पिंक खोज के लाओ। दुकान में भी जाएगी तो बोलेगी नहीं ये पिंक नहीं, थोड़ा सा और पिंक, थोड़ा सा कम पिंक। तो दुकान वाला समझेगा, जो पक्का सेल्समैन है ना, वो समझेगा कि हाँ इस तरह का वो ला के देगा। लेकिन कॉमन आदमी के लिए क्या है कि उतना ज्यादा चीजें वो, तो इससे क्या पता चल रहा है कि डिफरेंस जो है, क्वेश्चन ऑफ J&D, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस जो है, ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है ना। सबके लिए वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अब जैसे हमको बचपन से ड्राइंग का शौक रहा है, तो हमको बहुत सारे कलर में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई पड़ता है। येलो का जैसे शेड्स है, डिफरेंट शेड्स, मेरे लिए सब अलग अलग कलर है। लाइम येलो अलग है, ठीक है, ऑकर येलो अलग है, बहुत तरह की येलो है, फिर सॉइल येलो अलग है, लाइम येलो और लेमन येलो तक अलग होता है, सोचिए। तो सब कलर का अंतर जो ड्राइंग पेंटिंग वाले लोग हैं उनको भी पता होता है, या जो कपड़ा वगैरह में उनको भी पता है, लेकिन सबके लिए होगा नहीं। तो ये भी क्या है कि एक सब्जेक्टिव चीज है, और ये हम लोग का एक क्वेश्चन है कि लिस्ट स्टिमुलस डिफरेंस जो है दो चीजों के बीच में कितना होता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इसके लिए एक जनरल आंसर निकाल रहा हो, हर व्यक्ति का अलग अलग है, ये तो स्पेसिफिक आंसर हो गया। लेकिन अगर जनरल आंसर निकाल रहा हो कि नहीं हमको एक जनरल फिगर चाहिए, तो स्टैटिस्टिक्स के किस मेथड का यूज करेगा, दिमाग लगाइए। मीन निकालेगा, ठीक है, 100 आदमी को जमा करेगा, सबका रिस्पॉन्स लेगा, मीन निकाल देगा। मीन क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज निकाल देगा और बोल देगा कि हाँ जनरल डिफरेंशियल लाइमैन जो होता है कलर के बीच में अंतर करने का, ये इतना होता है, हो गया। तो वो क्या हो गया, स्टैटिस्टिकल एक एवरेज होगा। बट क्या स्टैटिस्टिकल एवरेज ट्रू होता है, नहीं। क्या स्टैटिस्टिक्स सच बोलता है, नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, झूठ बोलता है, हाँ झूठ बोलता है। क्या स्टैटिस्टिक्स के द्वारा किए गए ऑपरेशन गलत होते हैं, हाँ गलत होते हैं। तो फिर स्टैटिस्टिक्स हम लोग क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के बिना हम लोग जो काम करेंगे ना वो पूर्णतः गलत होगा। और स्टैटिस्टिक्स के बीच में जो काम, स्टैटिस्टिक्स लगा के जो हम लोग काम करेंगे वो क्या होगा, वो आंशिक रूप से गलत होगा, और आंशिक इसका मतलब है आंशिक रूप से वो सही भी होगा। तो कितना गलत होगा कितना सही होगा, इसमें हम लोग ज्यादा सही करने की कोशिश करते हैं, इसलिए स्टैटिस्टिकल मेथड का उपयोग करते हैं। जब सच नहीं पता, 100% ट्रू सच नहीं पता, तो कम से कम 70% ट्रू सच भी तो पता हो। तो उसी 70% ट्रू सच को प्राप्त करने का, 60% 40% ट्रू सच को प्राप्त करने का तरीका स्टैटिस्टिक्स है। और स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो आपका डेटा निकला है वो कितना विश्वसनीय है, उसमें ट्रुथ कितना परसेंटेज है और लाई कितना परसेंट है, ये डिटरमिन करेगा आपके क्षमता पे, आपके कैपेसिटी पे, कि आप स्टैटिस्टिक्स का कितना अच्छा यूज कर पाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एक साइंस तो है, आर्ट भी है। तो इसीलिए हम लोग, चलिए अब आते हैं
जजमेंट ऑफ स्टिमुलस, डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज, देखिए यही है ना। अब क्या हर व्यक्ति स्टिमुलस को बराबर समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। बात की यही हम लोग सब्जेक्टिविटी का। तो कितना ज्यादा अंतर होगा सबकी समझ में। मान लीजिए कि एक मीन हमने निकाल लिया, ठीक है, मीन निकाल के हमको मालूम चल गया कि लगभग एवरेज लोगों का वैल्यू ये है, लेकिन मीन से लोगों का रिस्पॉन्स कितना वेरी कर रहा है ना। मीन तो हमने एक नंबर निकाल लिया, बट रियल लाइफ जो रिस्पॉन्सेज है वो मीन से कितना अलग आ रहा है। मीन से किसी का ज्यादा आएगा, किसी का कम आएगा। तो मीन से कितना परसेंट ज्यादा और कितना परसेंट कम है, इसका अंदाज करके एक नंबर निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस, या फिर आप लोग एसडी भी पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक्स में, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन करके हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग देखें कि कितना ज्यादा मीन से जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज्यादा जो है एवरेज एरर के चांसेस बढ़ेंगे। यानी कि हम लोग का डेटा जितना डिसेंट्रलाइज्ड होगा, हम लोग जाने कि एरर के चांसेस उतना ज्यादा है। तो जजमेंट ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, ये एक तीसरा प्रॉब्लम है जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एरर है, कि हर व्यक्ति लगभग कुछ तो एवरेज होता होगा ना। मतलब एक तो सोचिए कि एक तो सेंट्रल वैल्यू को हमने एवरेज करने की कोशिश की, और ऊपर से जो उसमें एरर कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उसको भी एवरेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो क्या कर रहे हैं कि दो साइड्स को बैलेंस कर रहे हैं, ट्रूथ को और लाई को, कि कितना झूठ है और झूठ का, गलत का कितना एवरेज है। जितने लोग गलती कर रहे हैं स्टिमुलस को पहचानने में, उनका क्या एवरेज है, और जितने लोग सही कर रहे हैं उनका क्या एवरेज है। बाद में क्या करेंगे, सही वाले एवरेज में गलत वाले एवरेज को जो है एडजस्ट कर देंगे हम लोग स्टैटिस्टिकली, और हम लोग समझेंगे कि यही तरीका है ट्रूथ को निकालने का, ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन ऑफ जजमेंट ऑफ क्वांटिटी जो है, ये एक है कि कितना क्वांटिटी जो है, इसी को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन ऑफ जजमेंट ऑफ क्वांटिटी, कि जो क्वांटिटी था स्टिमुलस का उसको आपने कितना देखा। जैसे एक बोरा है, अब एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे हम नानी घर में रहते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमारे घर के पास थोड़ी दूर पे आगे 200-250 मीटर दूरी पे एक गेहूं चक्की का मिल हुआ करता था। तो लगभग हर सप्ताह जो है हमको 20 किलो 22 किलो मिल पिसाने जाना पड़ता था। हमको अपनी साइकिल बड़ी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि हम उस पर किसी को पीछे बैठाते नहीं थे, उसका कैरियर टेढ़ा ना हो जाए, ठीक है, बैठा के नहीं चलाते थे। तो अब बोला गया कि जो इस पे 20 किलो 22 किलो बोरा लेकर के जाओ गेहूं का। अब हमें लगे कि यार 22 किलो बोरा लेके जाएंगे, कैरियर मेरा पतला सा है, साइकिल चमका के रखते हैं, एकदम पतला पाइप का कैरियर था वो, सॉलिड कैरियर नहीं था, वो टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा। तो इस कारण से हम क्या करते थे, कंधे पे उठा करके उसको लेकर के जाते थे। 20-22 किलो तो कुछ ज्यादा होता नहीं है, कंधे पे से लाद लिया गेहूं का बोरा, लेके मिल चले गए, फिर आटा लेकर के आए। वहां तो मिल वाला क्या होता, जाते साथ ही उसको उतारते थे और सीधे तराजू पे रखते थे, बड़े वाले तराजू पे, और नापते थे। तो ऐसे करते करते 3-4 महीने में ना लगभग हमको सेंस डेवलप हो गया कि कितना जो है वजन होता है। यहाँ से उठा के ले जाते हैं और वहां ऐसे, जब बार बार ये चीजें रिपीट होने लगी तो हमको सेंस डेवलप हो गया। और अभी भी मतलब लगभग ये चीज वजन उठाने में मेरा अंदाज थोड़ा बहुत ही, उस टाइम पे तो इतना एक्यूरेट हो गया था, 1 से 2 ग्राम का अंतर पड़ता था। अब जब छोड़ दिया है तो 200 300 400 ग्राम का अंतर पड़ जाता है, ज्यादा से ज्यादा आधा क्वांटिटी। अब जैसे मेरा अनुभव रहा है, तो मेरा क्या हुआ कि ये चीज ट्रेन हो गया, हमको ऐसे इन्वायरमेंट मिले। जिसका ट्रेन नहीं हुआ, बहुत सारे लोग हैं जिसका बिल्कुल ट्रेन नहीं होगा, सबका आप एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, एवरेज नंबर अलग अलग होगा। तो यही है कि क्वांटिटी का जजमेंट कौन व्यक्ति कितने अच्छे से कर सकता है इस चीज को, और उसमें कितना परसेंट एरर होता है, एवरेज, इन सब को राउंड ऑफ करते हैं हम लोग। तो ये चीज है कि ये प्रॉब्लम्स है साइकोफिजिक्स के। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जर्मनी का, थोड़ा सा हमने फिर में भी आप लोगों के पास लिखा हो तो ठीक है, नहीं है तो लिख लीजिए। 1867 में कहाँ, लीपजिग यूनिवर्सिटी है, जर्मनी की बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। आज भी जो यहाँ से पीएचडी करते हैं बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, मतलब पीएचडी करने के बाद भाग्यशाली होते हैं, उसके पहले तो बहुत मेहनती भी होते हैं और भाग्यशाली भी कही है। क्या है कि लीपजिग यूनिवर्सिटी की विशेषता क्या रही थी उस टाइम पे 1867 में, रहते हैं एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में और बहुत स्पेशलाइज्ड
डिपार्टमेंट थे में है। अगर घूमने का मौका मिला हो और अगर ना मिला हो तो एक बार जरूर घूम आइए, जब कभी टाइम मिले, एक दिन का टाइम निकाल के। संडे संडे को में जो होता है ना, कोई नेशनल लेवल का कॉलेज कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, आप वहां जाके देखेंगे ना तो आपको शौक रह जाएगा, शौक लग जाएगा कि दीमक के लिए, जैसे सब जगह पे आप क्या सोचिएगा कि बायोलॉजी डिपार्टमेंट होगा या जूलॉजी डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जूलॉजी डिपार्टमेंट होगा, बॉटनी डिपार्टमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक कीट विज्ञान का डिपार्टमेंट अलग होगा, है ना, कीड़ों के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा कि मछली विज्ञान का डिपार्टमेंट अलग होगा, इतना ही आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन भागलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है सबौर की, उसमें इतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन है ना कि दीमक के लिए पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है अलग, उसमें 5 प्रोफेसर हैं। सोचिए कि वो दीमक के ऊपर तितली के ऊपर पूरा का डिपार्टमेंट है। तो और अलग अलग जैसे कीड़े हैं ना, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स का डिपार्टमेंट एक नहीं है, एक एक इंसेक्ट के ऊपर एक एक डिपार्टमेंट है। तो वो देख, और जिस तरीके के रिसर्चेज वहां पे और स्पेशलिस्ट आ रहे हैं कि जिन्होंने इंसेक्ट के, मान लीजिए कि तितली के कुछ पार्ट के ऊपर या तितली के लाइफ के ऊपर कुछ रिसर्च किया है फसल में उसके, तो वैसे स्पेशलिस्ट को उठा करके वहां पे डिपार्टमेंट में लाया जा रहा है। तो जब इतना स्पेशल आएगा तो क्यों नहीं गजब का चीज क्रिएट होगा वहां पे, है ना। तो इसी तरीके से स्पेशलाइज जो है ना यूनिवर्सिटी, सिर्फ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के एक एक चीज उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट था। सोचिए कि कितना ज्यादा फंडिंग मिला है उसको। और एग्रीकल्चर कॉलेज को ही आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा मिला होगा, और उस हिसाब से एग्रीकल्चर का करियर कितना अच्छा है। लोग मतलब ये फेमस करियर नहीं है तो लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बट उस जोन में सोचिए कि कितना गजब का काम हो रहा है। इंजीनियरिंग से भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स है उनके पास, और सबका अलग अलग अपना जमीन है, कैंपस है, लैब है, प्रोफेसर है। तो इस तरीके की चीज था वहां पे। अब यहाँ पे जैसे हेल्महोल्ट्ज जो एक व्यक्ति का नाम आप लोग सुनते होंगे, हेल्महोल्ट्ज ने क्या दिया, थ्योरी ऑफ कलर विजन थ्योरी ऑफ दिया। अब वहाँ लिप्जिग यूनिवर्सिटी में कलर विजन का एक डिपार्टमेंट है। सोचिए, विजन का डिपार्टमेंट हो तो कलर विजन का एक अलग डिपार्टमेंट है। विजन डेप्थ का एक अलग डिपार्टमेंट है कि विजन में जो है गहराई जैसे हम लोग कैसे देखते हैं, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, पूरा लैब है और लोग हैं और पैसे दे रहे हैं। तो इस कारण से जो ये चीज था। अब जर्मनी में जो है क्या हुआ कि कैटल थे, एक यूएसए के व्यक्ति थे। जब जर्मनी में विज्ञान का डंका बजना चालू हुआ और आवाज जो है सब जगह तक गई, तो कैटल के कानों तक आवाज पहुंची। कैटल कुछ कुछ ऐसे दिखते थे जैसे हम कार्टून बनाए, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या हुए कि उड़ करके आ गए अमेरिका से जर्मनी, और उनके बीच में और हेल्महोल्ट्ज, ये जो है ना हेल्महोल्ट्ज हैं दाढ़ी वाले जो बाबा है, हेल्महोल्ट्ज, इन दो के बीच में प्रायोगिक संबंध यानी एक्सपेरिमेंटल रिलेशन विकसित हुआ। क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट दोनों एक दूसरे का डिस्कस करते थे, और इस चीज में बहुत सारी चीजें बनी, जैसे 16PF है ना, उसका पुराना नाम था क्यू डेटा, HSPQ हाई स्कूल पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर, APQ एडल्ट पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर, CPQ चाइल्ड पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर, OAB ऑब्जेक्टिव एनालिटिक बैटरी। इन सब का फुल फॉर्म आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैट मोटिवेशन एनालिसिस टेस्ट, SMAT स्कूल मैट, ठीक है, CMAT यानी चिल्ड्रन मैट, मैट का मतलब मोटिवेशन एनालिसिस टेस्ट, ऐसे करके देखिए कितना सारा टेस्ट बना है उस टाइम पे ये जो चीजों को करने के लिए, मतलब गजब का काम हुआ। CAQ क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनियर, इसके पार्ट 1 को हम लोग 16PF कहते हैं, और पार्ट 2 को उसमें 12 फैक्टर जो एबनॉर्मल केस में यूज किया जाता है, और 16 क्या है, नॉर्मल केस में यूज किया जाता है। तो 16PF पार्ट 1 और 16PF का जो पार्ट 2 है उसको 16PF नहीं कहते हैं, उसको 12 एबनॉर्मल टेस्ट कहते हैं। दोनों मिला करके बनता है क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनियर। तो अब आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या 16PF क्लिनिकल एनालिसिस इवाल, इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्लिनिकल पार्ट क्या है व्यक्ति का, और उस क्लिनिकल पार्ट के अंदर 2 पार्ट रखते हैं, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। तो नॉर्मल का टेस्ट 16PF, एबनॉर्मल का टेस्ट ही है। तो इसका मतलब क्लिनिकल आइटम के अलावा भी चीजें होंगी, हाँ बिल्कुल अलावा चीजें हैं। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नोट किया हुआ है पहले, क्या क्या कैसा, हमको तो नहीं लगता है पढ़ाए ये, नहीं सर, ये ये नहीं सब पढ़ा नहीं है। है, नहीं है ना, यहाँ तक नहीं पढ़ा था। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। हाँ, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसका
जो है ना बढ़िया से नोट्स बना लीजिए सबका फुल फॉर्म, ये सब क्या क्या है। हाँ ये वाला जो है ना इसका क्लिनिकल और ये पेपक्यू वाला ये थोड़ा सा इसको हम घेर देते हैं, इसको आराम से बताइएगा लिखिएगा क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान पड़ा था इन लोगों का, ठीक है, कि व्यक्ति का जो एक टोटल आइडेंटिटी क्या है, व्यक्ति का, व्यक्ति की पहचान क्या है। व्यक्ति की पहचान तो उसकी पर्सनैलिटी ही है। जब व्यक्ति मेंटल हेल्थ चैलेंज हो जाता है। हाँ चांदनी कुछ बोल रहे हैं? पहले वाला स्लाइड दिखाइए ना। पीछे वाला, हाँ। ठीक, माइक ऑफ कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, क्या कैसा पिज्जा? हाँ सर बढ़ा दीजिए। जी सर हो ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब ये कर लीजिए और लिखिएगा तो लिख भी लीजिए। मूड और इमोशन के लिए क्या है, 8SQ जो है नाम है, इसमें 8 स्टेट क्वेश्चनायर है। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है इसका CTST का, सेंट्रल ट्रेड स्टेट किट। ये सब टेस्ट है के लिए। पर अब आप लोग का टास्क है ना, सब कुछ चैट जीपीटी या गूगल करके थोड़ा थोड़ा देखिए क्या है। अगर इंग्लिश में आए समझ में नहीं आए तो गूगल ट्रांसलेट का यूज करना तो जानते ही होंगे। गूगल ट्रांसलेट में डालिए, हिंदी करवाइए और पढ़िए उसको। लेकिन इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये सब नेट के लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक, कि कौन कौन से टेस्ट हैं, क्या चीज है, और कौन से टेस्ट को किसने डेवलप किया, ये भी आप लोग ऐड कीजिएगा। कोई अगर अन्य व्यक्ति का भी नाम आता है इन दोनों के अलावा तो वो भी लिखना है। यूजुअली कुछ जो रट्टा मार मटेरियल है वो जो आप लोग को तैयार करना होगा, उस रट्टा मार मटेरियल में आप ये भी समझ लीजिए, ठीक है। हालांकि आप रट्टा मार में ये लिखा हुआ है पर्सनैलिटी की, ये पर्सनैलिटी पे इन लोगों का फोकस था, तो रट्टा के साथ साथ अगर ये ध्यान रहा कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड सारा चीजें तो याद करना आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे? एक पेज में एक व्यक्ति का नाम लिखेंगे, साइंटिस्ट का, जैसे कि हेल्महोल्ट्ज का नाम लिखेंगे। हेल्महोल्ट्ज ने जितने टेस्ट बनाए वो सब नीचे क्रम से लिख देंगे, साइड में फुल फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। अगर हो सके तो ईस्वी भी लिख देंगे ताकि हमको सेंस लगते जाए कि हेल्महोल्ट्ज ने कैसे समय के साथ साथ अपने टेस्ट में और चीजें ऐड करते, मतलब और चीजें ऐड की, वो करते गए और बेटर बनाते गए। 3 चीज आप लोग लिखिएगा एक पेज में। अगर कोई व्यक्ति होगा एक पेज से ज्यादा चला जाएगा तो फिर 2 पेज दीजिए, मतलब पूरा एक पन्ना एक तरफ और दूसरी तरफ छोड़ दीजिए। फिर दूसरे पन्ने में दूसरे व्यक्ति के लिए लिखिए, ऐसे करके नोट्स बनाइए हर एक व्यक्ति का। और उसको क्या करना है, बार बार उल्टा के देखते रहना है ताकि दिमाग में रहे वो। ये हो गया, आगे बढ़ाऊं? जी सर। अब ये थोड़ा सा एक ये चीज हमको लगता है, हाँ कोई जरूरी नहीं है बताना, बट हम लिख दिया सा डील कर देते हैं। कर्स ऑफ जीनियस है ना, जीनियस होने का अभिशाप। हम अक्सर मेरे मुंह से ये वर्ड सुनते होंगे। जो भी जीनियस लोग हुए हैं उनके जीवन से सुख छिन गया है। कि बुद्धि जो है ना आपको जीवन का असली स्वरूप दिखा देती है कई बार। सिगमेंट फ्राइड, विलियम वुड, आइजैक कैटल, ये सारे लोग जिनके नाम हम लोग पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम भी उन जैसे बने, उनके जीवन का एक दूसरे साइड भी था जो बहुत कष्टप्रद था। और इनमें से बहुत लोग ना, मतलब उनको ऐसा लगता था कि कब जीवन खत्म हो जाए भाई, हो गया बस, बहुत हो गया, ऐसा वाला भी हिसाब था। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें घटी है लोगों के जीवन में कि कैटल जो है 16 PF जिन्होंने बनाया, इन बेचारे को, इन्होंने एक यूजेनिक्स नाम का एक फील्ड था उस टाइम पे,
कि कैसे जेनेटिक, जैसे हिटलर नहीं चला था कि पूरे यहूदी रेस को दुनिया से साफ कर देंगे, इनका जेनेटिक ही गंदा है, वैसे ही करके दुनिया में इस टाइम पे चार्ल्स डार्विन के टाइम पे स्पीसीज वाली बात आई, फिर जेनेटिक साइंस आया, तो उस टाइम खोजा गया कि सबसे अच्छा जीन किसका है। तो जाहिर है कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है, जो व्यक्ति स्टडी कर रहा है, वो अपने आप कहेगा नहीं। उसने कहा कि सबसे अच्छा जीन मेरा है। सबसे अच्छा जीन किसका है? अंग्रेज जाति का। सबसे एडवांस जाति कौन सी है मानवों की? अंग्रेज है। तो अब क्या करना है कि अंग्रेज अंग्रेज ही रहे, बाकी सब लोगों को चेंज करो, हटाओ। तो इस तरीके से करके कैटल महोदय का कुछ कुछ ऐसे रेसिस्ट लोगों के साथ और यूजेनिक्स के जीरो साइंटिस्ट के साथ उठना बैठना था। लेकिन कैटल महोदय ना 16 पीएफ जो उनका पर्सनैलिटी फैक्टर है, उसके जेनेटिक बेसिस की खोज कर रहे थे। अब उस टाइम के जेनेटिक जो साइंटिस्ट थे, वो अगर यूजेनिक्स में चले गए या वो थोड़े रेसिस्ट हो गए, वो फासिस्ट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैटल भी फासिस्ट हो गए। कैटल को जो है ना गोल्ड मेडल मिला था एपीए से, लाइफ टाइम अचीवमेंट का। समझिए कि इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज, उस टाइम का सबसे बड़ा प्राइज होगा किसी के लिए। यहाँ पे एन छूट गया हमसे। तो ये क्या हो गया ना, कैटल को दोष दिया गया कि आपने साइंटिफिक रेसिज्म फैलाया है, आपने और ये आरोप लगाया महलर महोदय ने उनके ऊपर। ठीक है, ये आरोप कैटल के पूरे करियर को खा गया, छिन गया, इस आघात से मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, अब कहते हैं ना कि कर्म आदमी को वापस आता है। एक थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक इंटरेस्टिंग स्टोरी बात करें हम लोग। ये महलर महोदय जो थे, ये 2020 में जब कोविड-19 का समय आया, तो इनको कहा गया ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। ये बोले कि ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे, इनको बुलाया गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी में बुलाया गया कि ये बहुत मतलब कठोर इनके आलोचक थे। अब इतना भी क्या कठोर आलोचक होना कि उसके खिलाफ पूरा मोर्चा खोल देना, मिशन खोल देना, और वही बेचारा कैटल कहते रह गया कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, हम एक जेनेटिक बेसिस की खोज कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन महलर जो है ना उसके अगेंस्ट में लॉबी करते रह गया। लास्ट में क्या हुआ कि कोविड-19 का जब टाइम हुआ, तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि जो है आप आकर के पढ़ाओ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे, हम ऑनलाइन नहीं कर, के अंदर आ जाती है, जहर भर जाता है नेगेटिविटी। तो उसने क्या कह दिया, अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कह दिया वेक्टर ऑफ डिजीजेस, यानी जो है ना ये विद्यार्थी हैं, तो जैसे बैक्टीरिया को हम लोग नहीं कहते हैं वेक्टर के डिजीजेस, संक्रमण फैलाते हैं, ये संक्रमण फैलाने वाले जीव हैं, ऐसे करके कह दिया स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स भड़क गए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया। कोर्ट ने जो क्या किया, कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने भी बोला कि कुछ नहीं, आपका जो है ये कैसे, सब लोग आगे पढ़ा रहे हैं और जब प्रॉपर सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है तो आपको भी आना पड़ेगा। तो ये डर से नहीं हुआ, कोर्ट ने ये कर दिया और लास्टली इसको यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया। हालांकि महलर महोदय आज भी जीवित हैं, लेकिन अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं। बस एक छोटा सा स्टोरी, खत्म करते हैं यहीं पे क्लास को। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। तो ऐसे ही आप लोग जब थोड़ा ना सब्जेक्ट के पीछे जाके जब लोगों की कहानी देखेंगे ना, सिगमंड फ्राइड की, विलियम वुंड की, आइजेंक की, तो आपको लगेगा कि मतलब सच में इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट के अलावा भी ऐसे इंटरेस्टिंग सर्कमस्टांसेस में ये लोग किए और जीवन जिए, अपने टाइम की चीजों को इतना ज्यादा चैलेंज किया कि इनको लाइफ में प्रॉब्लम भी उतनी ही ज्यादा आई, क्योंकि ये कुछ नया कर रहे थे अपने जीवन में और उस टाइम के लोगों को ये स्वीकार नहीं हो रहा था। तो इनको समझ ही नहीं पा रहा था। जीनियस का सबसे बड़ा कर्स यही होता है, उसको कोई समझ ही नहीं पाता है। तो ये रिवीजन कंप्लीट हुआ। कल हम लोग वापस साइकोफिजिक्स में फ्रेश मेमोरीज के साथ हम लोग घुसेंगे और देखें कि आगे क्या क्या चीजें एक्सपेरिमेंटल हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, तो गुड बाय अभी के लिए सबको।